आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। क्या टॉपिक का नाम है? ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। नाम से क्या समझ आ रहा है? अगेन हम यही कोशिश करेंगे, पहले नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोनोमिक क्या यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी नाम से तो हमें इतना समझ आ गया कि हमारा एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है बॉडी में, उसके फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमको एक जनरल चीज पता है, जो बिल्कुल हमको पहले पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम चलता कहाँ से है। बॉडी की एक नर्वस सिस्टम की प्रोसेस होती है जो बिल्कुल हम क्लास 10th 11th से ही पढ़ते हुए आते हैं। क्या रहती है जनरल प्रोसेसिंग? ये पढ़ना बहुत बहुत नॉर्मल सी बात होती है। किस तरीके से रहती है? कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है कि नहीं। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से दो पार्ट रहते हैं? कौन से दो पार्ट? पहला हमारा रहता है, कौन सा रहता है? पहला हमारा रहता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट रहते हैं, एक पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस दो में बढ़ता है? कौन कौन से दो पार्ट है आप जानते हो? आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड। ये सीएनएस होता है, ब्रेन स्पाइनल। पीएनएस फिर दो में डिवाइड होता है। किस किस में डिवाइड होता है? सीएनएस आपका डिवाइड होता है दो में, एक होता है सोमैटिक, सोमैटिक, और दूसरा होता है आपका एएनएस। आज हम इस ऑटो। एएनएस को पढ़ेंगे, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक आपका किस में डिवाइड होता है? सोमैटिक आपका होता है स्केलेटन मसल्स। जितनी भी जो आपकी जितने भी आप वॉलेंट्री काम कर पा रहे हैं ना, अभी जो आप वॉलेंट्री काम कर पा रहे हैं, हाथ पैर उठा पा रहे हैं, सब कुछ, ये जो आपकी स्केलेटन मसल्स बनी हुई हैं, ये सब हमारे किस में? सोमैटिक पार्ट में आती है, स्केलेटन मसल्स। एएनएस किस में डिवाइड होता है? एएनएस अब दो में डिवाइड होता है। सोमैटिक ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक यानी जिसको आप नहीं चला रहे। अब आप बोलोगे सर हम क्या नहीं चला रहे? देखो सीएनएस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकालो, हटाओ, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का। अब हमारी क्या बची? बॉडी बची है। अब बॉडी में दो चीजें होती हैं, एक हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन है, बाहर हमारे एक्सटर्नल मसल्स। एक्सटर्नल मसल्स हम नहीं पढ़ेंगे जिनको हम चला रहे। अब क्या बचा? अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड, हमारे ग्लैंड बचे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बचे हैं, हमारी जितनी सारी होमोस्टेटिक मैकेनिज्म, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, डाइजेस्टिव, सेंसेशन, बॉडी टेम्परेचर, ये सब क्या आप चला रहे हो क्या? अगर आप तो नहीं चला रहे हो, तो उनको फिर कौन चला रहा है? एएनएस को। एएनएस बॉडी में दो दो प्रोसेस से रेगुलेट होता है। किस किस से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये बिल्कुल सिंपल है। अभी इस पे हम आगे समझेंगे। नर्वस सिस्टम है सीएनएस, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, इसको अलग करो पूरा, हम इस पे बात कर रहे हैं। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो है। सोमैटिक जो आपकी स्केलेटन मसल बाहर, आउटर, इनर में क्या? ऑटोनोमिक सिस्टम, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे चलता है। आज हम इसी ऑटोनोमिक सिस्टम की डिसफंक्शन होने की बात करेंगे, यानी वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अगर बिगड़ जाते हैं, और वो कैसे बिगड़ते हैं उस पहले हम उन्हें समझेंगे, और बिगड़ गए तो उनसे क्या होगा, ये सारी बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो इन सबको बिगाड़ देती हैं। तो ऑटोनोमिक, पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है क्या? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेंटेन दी विसरल एंड होमोस्टैटिक फंक्शन एसेंशियल टू लाइफ। बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या बात लिखी है? विसरल, विसरल फंक्शंस। पहला इन्होंने पहली हेडिंग दे दी कि भैया ये वो काम है जो विसरल फंक्शंस को मेंटेन करता है। नहीं, पहली बात तो विसरल फंक्शंस क्या? फंक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू ऑर्गन, ऑर्गन यानी स्मूथ मसल्स। आपके तीन दो मसल्स, देखो स्केलेटन मसल तो बाहर चली गई ना, स्केलेटन मसल्स किस में आ गई थी? आपकी सोमैटिक में। अब इसमें दो मसल्स रह जाती हैं, कि होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स, जितने ऑर्गन है। तो ये स्मूथ मसल्स को विसरल फंक्शन यानी स्मूथ मसल के फंक्शन, यानी आपके ऑर्गन को रेगुलेट करना। दूसरा कार्डियक मसल्स यानी आपके हार्ट को रेगुलेट करना, और तीसरा आपके ग्लैंड्स को रेगुलेट करना। अब मैं बताऊं लंग्स को क्या? आप डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप चला रहे हो अपना डाइजेशन, तो जीआईटी आप चला रहे हो। किडनी के फंक्शंस आप रेगुलेट करते हो? नहीं, सब इनवॉलेंट्री है। हार्ट, तो स्मूथ मसल को कंट्रोल करना, हार्ट, हार्ट को आप चला रहे हो। हार्ट में कितना ब्लड पंप करना है, हार्ट बीट क्या होगी, आप रेगुलेट कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी इंसुलिन कितना निकलना है, ग्रोथ हार्मोन कितना होना है, एंडोक्राइन कितना निकलना है, थायराइड ग्लैंड कितना, आप रेगुलेट कर रहे हो? नहीं। तो इन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी विसरल फंक्शन। और दूसरा सबसे बड़ी चीज होमोस्टैटिक फंक्शन। होमोस्टैटिक फंक्शन यानी इन ऑर्गन्स के फंक्शन, जो आपको होमोस्टैटिक की डेफिनेशन बचपन से पढ़ के आ रहे, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है इसके लिए टू एडजस्टिंग कंडीशन फॉर सर्वाइवल।
आपके जिंदा रहने के लिए। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में वही जिंदा रह पाएगा जो फिट है। यही कोविड के टाइम पे चल रहा है कि जिनको डायबिटीज से हजार प्रॉब्लम है वो नहीं बच पा रहे, और जिन्होंने खुद को फिट कर रखा है सबकी एक ही बात है कि इम्यूनिटी को फिट करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। यानी क्या रूल चल रहा है कि वही रूल चल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सिचुएशन को हैंडल आउट कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो चले जा रहे हैं। तो ये होमोस्टेटिक फंक्शन यानी आपकी क्या क्या फिटिंग, इसमें क्या क्या ब्रीथिंग प्रोसेस आपकी होमोस्टेटिक। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्वेटिंग। आप बहुत गर्मी में हो, अगर आपकी बॉडी स्वेटिंग ना करे तो आप मर जाओ बॉडी रेगुलेशन में। आप सर्दियों में जाते हो शिवर करना, शिवरिंग कांपते हो ना, तो आपको क्या लगता है एक जो आप कपहाट होते हो, ये क्या बॉडी क्या फालतू में कर रही है, ठंड लग रही है आपको, इसके लिए नहीं। ये बॉडी के एक होम्योस्टेटिक फंक्शन है जिससे वो आपकी हीट को रेगुलेट करती है, आपकी हीट को अंदर की तरफ रखती है कि जिससे आप अंदर की तरफ गर्म हो जाओ। स्वेटिंग क्या होती है कि स्वेटिंग आपको अंदर से ठंडा करती है। जब कभी फील करा है जब बहुत ज्यादा एकदम स्वेट कर जाते हो तो आपके स्किन पर जो जब एयर टकराती है आपके स्वेट से तो आपको एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है, कभी फील करना। ये सब बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी की रेगुलेटरी प्रोसेस है जो आपको सर्वाइवल के लिए बचा रही है। तो होमोस्टैटिक फंक्शंस क्या, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस टू एडजस्ट कंडीशन फॉर सर्वाइवल। तो ये हमारे फंक्शंस हैं नॉर्मली जो आज बिगड़ जाएंगे, इनको हम ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में आज हम पढ़ लेंगे, है ना। ये फंक्शन बिगड़ेंगे, क्यों बिगड़ेंगे इनको हम समझते हैं आगे चल के। हमने क्या बात करी, ऑटोनोमिक सर्विस जो हमारा सिस्टम है वो दो चीजों में डिवाइड रहा था। कौन कौन से में रहा था, एक सिंपैथेटिक में एक पैरासिम्पैथेटिक में बात करी ना हमने। यानी हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड रहा, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। क्या है ये दोनों, कोई भी अब आपका हर ऑर्गन का एक काम है कि प्रोसेस को चालू करना और बंद करना। कैसे भैया, यूरिनरी ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर पूरा पढ़ा के आ चुका हूं, यूट्यूब पे डाला है आपको, मैंने बताया था क्या होता था ऑटोनोमिक सर्विस। नर्व कैसे होती थी कि जब नर्व ऑफ फिलिंग जब भरना था तो सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता था, और जब ब्लैडर खाली करना होता था तो पैरेटिक सिंपैथिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यानी जब भी किसी चीज को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सिंपैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसी चीज को बंद करना है तो पैरासिम्पैथेटिक। अब क्या होगा, अगर सिंपैथेटिक ज्यादा एक्टिव हो गया तो क्या होगा, चीजें बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी, और पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो चीजें स्टार्ट ही नहीं होंगी, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जब चीजें अगर एक बार स्टार्ट कौन कराएगा, सिंपैथेटिक, लेकिन वो स्टार्ट ही ना बनी रह जाए, बॉडी में एक लेवल आ जाता है ना कि बस अब इसके बाद नहीं चाहिए। क्यों, आप ब्लैडर में पढ़ के आए कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराता है, फिलिंग कराता है। तो क्या ऑल टाइम फिलिंग करानी है क्या, उसको बाहर भी तो निकालना है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बोले बस हो गई फिलिंग अब खाली कराना है। ऐसी डाइजेस्टिव प्रोसेस हो, आपके लंग्स हो, किडनी हो, कोई भी हार्मोन के फंक्शन हो, है ना, कुछ भी करना, तो सिंपैथेटिक हर चीज को स्टार्ट कराता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, फॉर स्टार्टिंग दी सिचुएशन, जैसे आपने सोचा कि फाइट और फ्लाइट, बहुत बहुत कॉमन सुना होगा कि कभी एकदम लड़ना है, फाइट करना है या भागना है, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। चीजों को एसोसिएट करना है तब सिंपैथेटिक, और जब काम पोजीशन में कंपोज्ड स्टेट में रखना है, खुद को शांत करना है, चीजों को बंद करना है, तब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक। और दोनों ही एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेट हो गया तो चीजें ज्यादा हो जाएंगी, और पैरासिम्पैथेटिक हो गया तो चीजें होंगी ही नहीं। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी मसल्स में भी वर्क करता है। ठीक है, जो मसल की टोन है ना, ये सब ये भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक से ही चलती है। इसको हम आगे कभी इसको भी हम पढ़ेंगे कभी, जब ऑर्थोवेरा में जब आपको उसको डीप रहेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फ्लैसिडिटी, रिजिडिटी, स्पासिटी ये डेवलप होती है टोन, तो उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अभी हम ब्रेन के लेवल पे बात करेंगे, ठीक है, मसल्स के लेवल पे नहीं। तो ये मैंने अभी बात करी सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की। तो ये दो में डिवाइड हो रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट्स। और किसमें, क्योंकि ऑटोनोमिक में और कंटेन्स बोथ मोटर एंड सेंसरी पाथवे, यानी आपके ऑर्गन्स के, आपके ऑर्गन ग्लैंड इन सब का मोटर और सेंसरी दोनों। ऐसा नहीं है सेंसरी क्या, अब जैसे मैं आपको बहुत कॉमन आपको बार बार मैं ब्लैडर का एग्जांपल इसलिए लूंगा क्योंकि मैं आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो रिवाइज होगा। अब इसका मुझे मोटर बताओ, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, इसका मोटर काम क्या है कि फिलिंग करना। डेट्रूसर मसल्स क्या होंगी, जब रिलैक्स होंगी तो फिलिंग होगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यूरिनरी ब्लैडर खाली होगा। पढ़ के आ चुके हैं। सेंसरी क्या कि भैया उसमें से डेट्रूसर मसल्स में रिसेप्टर लगे होते हैं, जब ब्लैडर बहुत ज्यादा भर जाता है वही रिसेप्टर तो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपको कैसा यूरिनेशन की अर्ज फील होती है कि भैया मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंसरी।
फिलिंग करनी है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोटर। तो पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक दोनों के लिए, मोटर के लिए भी सेंसरी, क्योंकि मोटर में अगर फिलिंग करा, जैसा अपन यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ के आए, जब फिलिंग करानी थी तब सिंपैथेटिक चला, जब खाली करानी है तो पैरासिम्पेथेटिक। सेंसरी भी जब खाली कराना है तो वो रिसेप्टर क्या स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये दोनों के लिए, मोटर और सेंसरी के लिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिक फंक्शंस आपके बॉडी के मेंटेन करता है। कौन कौन से? सारे भैया, आप बहुत होशियार हो, सब लिख के आ सकते हो। आपके हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट, डाइजेशन, सेंसेशन। यहां पर एक बहुत प्यारा, पता है क्या क्वेश्चन बनता है कि सर ब्रीथिंग तो हम भी चाहें तो रोक लेते हैं। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को रोक सकते हो, हार्ट रेट को रोक सकते हो, डाइजेशन को रोक सकते हो, सेंसेशंस को रोक सकते हो। रोकोगे तो उसी टाइम मर जाओगे। लेकिन ब्रीथिंग हम रोक लेते हैं, 30 सेकंड तक रोक लेते हैं। ब्रीथिंग हम खुद कर लेते हैं, हार्ट रेट को आप खुद चला लोगे, टेम्परेचर खुद बढ़ा लोगे, ब्रीथिंग हम बढ़ा लेते हैं। तो याद रखना, ब्रीथिंग दोनों में आती है, ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री भी और वॉलेंट्री। ब्रीथिंग जब हम ध्यान में नहीं होते, हम बढ़िया फोन चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, हम तो भूल जाएंगे सांस लेना, मर जाना चाहिए। एक एक घंटा इंस्टा पे लगे हैं, हमने यूट्यूब चला रहे हैं, तो क्या उसमें तो हमें भूल जाना चाहिए था, लेकिन हम भूलते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग, और जब हमें मेडिटेशन योगा करना है तो हम खुद से ब्रीथिंग को इनिशिएट करवाते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा काम है फिजियोथेरेपिस्ट का, कोविड में सबसे बड़ा हमारा ध्यान पूरा ब्रीथिंग पे ही रहता है, ब्रीथिंग पैटर्न को बदलना, कंट्रोल करना। अगर तो ये ब्रीथिंग वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री दोनों फंक्शंस चलाता है, ध्यान रखना। आप इसको कंट्रोल्ड भी कर सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ब्रीथिंग रेट दोनों में आता है। अब ये हमने तो अभी तक बात करी थी कि सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। अब इसकी डिसफंक्शन की बात कर लेते हैं कि खराब कैसे होता है, होगा तो क्या क्या होंगे। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन मतलब क्या? हम बात कर चुके, सब नर्व का खेल है। ऑटोनॉमिक नर्वस यानी नर्व, यानी जो ऑटोनॉमस सिस्टम की नर्व है वो खराब होंगी। तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन डेवलप्स व्हेन द नर्व ऑफ द ऑटोनॉमिक सिस्टम आर डैमेज। भैया सिंपल सी बात है, यानी आपके जो ऑटोनॉमिक फंक्शन चल रहा है वो बिगड़ जाएंगे। अगर नर्व है तो क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमनली बंद हो जाएंगे, या कभी कभी क्यों ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि नर्व खराब हो रही है, डेवलप हो रही है, डैमेज हो रही है ना। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी डिसीज की वजह से आपका ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। 90% तो चीजें सप्रेस ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिसीज भी आप पढ़ोगे, एक ही पढ़ोगे जिसमें एक या दो जिसमें एलिवेट कर जाती है, और वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये इसलिए एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के नाम से भी आ सकता है, या फिर किस नाम से आ सकता है? ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। क्यों भैया? न्यूरोपैथी का मतलब क्या था? हम डायबिटिक न्यूरोपैथी पढ़ चुके हैं, इंटरमेंट न्यूरोपैथी पढ़ चुके हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ रहे हैं। न्यूरोपैथी का मतलब क्या? डिसफंक्शन ऑफ नर्व, किसकी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। या डिसऑटोनोमिया, डिसमिस क्या? डिस्टर्ब होना, ऑटोनोमी यानी आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस, तो डिसऑटोनोमिया। तो किसी भी नाम से आ सकती है, लिख के आपको यही आना है। इसके क्या क्या? ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन नाम हो गया, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी नाम हो गया, और डिसऑटोनोमिया हो गया, ठीक है। डिसऑटोनोमिया हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। ये किसी भी नाम से आपको आ सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे? सारे के सारे वही सिम्टम्स भैया, ये सब जो पढ़े वो खराब कर दो, जो उनके फंक्शन है उन्हें खराब कर दो, वो सिम्टम्स है, और क्या होगा। तो symptoms of autonomic dysfunctions occurs in many common conditions which affect both parasympathetic and sympathetic pathway, है ना। सिम्टम्स क्या डिपेंड करेगा कि आप तो आपका पैरासिम्पेथेटिक खराब हो गया तो चीजें फिर बंद क्या हो जाएंगी? पैरासिम्पेथेटिक खराब हो गया तो जो पैरासिम्पेथेटिक खराब हो गया तो सिंपैथेटिक आपका क्या करेगा? चीजें चालू करे रखेगा, बंद ही नहीं होंगी। और सिंपैथेटिक खराब हो गया तो चीजें बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी कोई डिसीजेस में दोनों खराब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या? स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज, पूरा स्ट्रोक में आपको पढ़ा के आ चुका हूं, यूट्यूब पे डरा है। सेरिब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, किसी भी नाम से आ जाए स्ट्रोक ही बोलते हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज या स्ट्रोक, उसमें क्या हो रहा है? अगर आपके ब्रेन का कोई पार्ट ही खराब हो जाए तो फिर तो वहां सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक दोनों ही चले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपका कौन सा हो गया? सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हम मेन पढ़ने वाले हैं आज टाइप। इसका मेन हमारे फोकस रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। हम टोटल 7 टाइप पढ़ने वाले हैं। 7 टाइप का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हम 7 ऐसी डिसीजेस पढ़ेंगे जो आपका ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन करा देता है। 2 तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पूरा डीप में। कौन कौन सी? पेरिफेरल, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक में पढ़ के आ चुके हो कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी यूट्यूब पर डाला है, मैं आपको पूरा समझा चुका हूं उसमें। डायबिटिक न्यूरोपैथी में कि डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज होती थी, उसमें आपके ऑटोनॉमिक फंक्शन बिगड़ते थे।
मैंने आपको बताया कि उन पेशेंट का ब्लैडर बिगड़ता था, वो पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर बिगड़ती थी, तो जितने भी बीपी कम ज्यादा हो जाती थी, हार्ट रेट बिगड़ती थी सारी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, है ना, टेम्परेचर बहुत रेगुलेट हो, क्यों सब, तो क्यों, क्योंकि उसमें भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में पढ़ के आए हो, तो उसके अंदर आज हम एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया यहाँ लेंगे, बाकी पूरा डीप पढ़ा चुका हूँ। दूसरा गुलियन बेयर सिंड्रोम पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें भी क्या होती है, नर्व भी तो डैमेज होती है गुलियर वेयर में, तो वो भी आज उसका भी हम सिर्फ यहाँ ब्रीफ में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब आप बोलोगे सर कि तो फिर आप सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर गुलियर वेयर का नाम लिया जा रहा है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी लो, उसमें भी तो नर्व बिगड़ती हैं, वो क्यों नहीं ले रहे हो। तो भैया हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ा के आ चुके हैं बहुत प्यारा सा डिफरेंस, कि मल्टीपल और स्क्लेरोसिस में एक ही मेजर डिफरेंस होता था, क्या, कि दोनों सेम टू सेम है, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो बिगड़ती थी वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिगड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यानी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस उसमें आपका बिगड़ता है सीएनएस, और इसमें बिगड़ता है गुलियन बर्ग में पीएनएस। क्या बिगड़ता है, पीएनएस। और याद, और एएनएस, एएनएस किसके अंदर आता है, पीएनएस के अंदर आता है ना, पीएनएस में एएनएस होता है, और क्या होता है, सोमैटिक, यानी आपकी स्केलेटन मसल्स। तो गुलियन वेयर जो एएनएस बिगड़ेगा वो सिर्फ गुलियन वेयर में बिगड़ता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नहीं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सीएनएस बिगड़ता है, इसलिए इसके अंदर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये बार बार कराता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे भी जाते हैं आपसे, और एक बहुत सिंपल नॉलेज है, एक बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद होना चाहिए। पहला हम पढ़ेंगे इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्या होता है ये। इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है, नाम से समझो। इडियोपैथिक मतलब अननोन, यानी जिसका हमें रीजन नहीं पता। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है सडन डिक्रीज ऑफ बीपी व्हेन पेशेंट स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग और लाइंग। पेशेंट जैसे ही, अगर पेशेंट सपोज करो लेटा है या बैठा हुआ है एक लॉन्ग समय से, थोड़े बहुत समय से, और एकदम खड़ा हो जाए तो उनकी बीपी तुरंत गिर जाती है और उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। और यही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमने आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी पढ़ाया था, कि डायबिटीज वालों को भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बहुत सारी डिसीज में होना स्टार्ट हो जाती है, जो ब्रेन से रिलेटेड होती है ना, मोस्टली में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दिखने लग जाती है। लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ोगे इडियोपैथिक, अननोन रीजन से, क्योंकि आपको डायबिटीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हुए जा रही है। यानी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी पेशेंट खड़ा होता है और उसको क्या एकदम बीपी लो हो जाती है, जिस वजह से उसको चक्कर आने लग जाते हैं, गिरने लग जाता है। लेकिन तो फिर थोड़ी देर में, विद इन मिनट्स में, उसकी बीपी बैक टू नॉर्मल। तो इन लोगों को हमेशा बोला जाता है कि आपको ऐसी तकलीफ है तो कभी भी सडन मत खड़े होइए, है ना। अगर लेटे हुए हैं तो पहले बैठिए 5 मिनट, फिर 5 मिनट किसी चीज का सहारा लेके खड़े होइए, 5 मिनट जब लगे सिचुएशन ठीक हो गई है, नॉर्मल हो गए हैं, तब चलना स्टार्ट करिए। चाहे आप कितनी भी कैसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी मत करिए, वरना ये लोग बहुत गिर जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स उनके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ये आपका देखो इडियोपैथिक है इसलिए रीजंस अननोन है। पहला ये देखा गया है कि पहले वाले टाइप में ये देखा गया है कि जो आपके पोस्ट गैंग्लोनिक न्यूरॉन होते हैं, कौन से न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो आपके क्या हो रहे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। अब क्यों हो रहे हैं इसका रीजन हमें भी नहीं पता, क्योंकि अननोन है। तो पहले वाले टाइप 1 में ये देखा गया है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो आपके गैंग्लोनिक न्यूरॉन्स हैं ये डिजनरेट हो रहा है, इसको हमने बोल दिया कि टाइप 1 इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कौन से वाले हो रहे हैं, ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और टाइप 2 में ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ, बस पोस्ट की जगह प्री लगा दो, प्री गैंग्लोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, पहले वाले टाइप में कौन से न्यूरॉन आपके डैमेज हो रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक, क्यों हो रहा है, रीजन अननोन है। टाइप 2 में क्यों, कौन से डिजनरेशन हो रहा है, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें कुछ डिफरेंस आपको बताना है मुझे। टाइप 1 तो नॉर्मल है, लेकिन टाइप 2 में एक दिक्कत है, क्या, कि टाइप 2 का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ना, उसमें देखा गया है कि आगे चल के पोस्चर और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो यही कॉज कराता है, टाइप 2 का, यानी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। लेकिन जब किसी पेशेंट को टाइप 2 ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वाली, तो उसमें उनमें आगे ये भी देखा गया है आगे चल के कि भैया उनके में
मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी होने लग गई है कुछ दिन बाद, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी मिलने लग गई है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी होती क्या है, नाम नाम से समझने की कोशिश करो। मल्टीपल यानी बहुत सारे सिस्टम, इसके सिस्टम, आपके बॉडी के सिस्टम एट्रोफी, उनके फंक्शंस खत्म हो रहे हैं। ये एक डिसीज होती है, ये बहुत रेयर और न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, रीजंस बहुत अननोन होते हैं, बहुत सारी डिसीज उसकी वजह से भी हो सकती है, पर ये खुद में बहुत जनरली बहुत अननोन रीजन की वजह से होती है। क्या होता है, बॉडी के बहुत सारे सिस्टम एबनॉर्मली एट्रोफी यानी खत्म होने लग जाते हैं, और ये जनरली ऐसा देखा गया है कि जो आपके T1 से लेके T12 तक की स्पाइनल कॉर्ड है, वहां जो नर्व ट्रेवल्स कर रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी देखी गई है। अब आप जानते हो कि जो आपका थोरेसिक T1 और T12 है, उसकी मेजर नर्व आपकी ऑर्गन्स को ही सप्लाई करती है, आपके ऑर्गन की जो, या फिर ऐसा बोल लो कि जो आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स हैं वो जो जिस नर्व से सप्लाई होती है वो थोरेसिक में आती हैं, या ये कह लो कि थोरेसिक रीजन की जो मेजर नर्व है वो ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। तो ये देखा गया है कि जब जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का जो डिजनरेशन हो रहा था, वो आगे चल के आपका मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में चेंज हो जाता है, यानी T1 से लेके T12 तक की जो आपकी नर्व है वो भी, उनके भी जो न्यूरॉन्स है उनके भी न्यूरॉन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि इसका तो अब टाइप 2 का जो आपको सिम्टम्स था प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, वो क्या था सर, वो तो था ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, यानी अब इसमें सर आगे चल के मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी हो रही है, यानी इसके भी कुछ ना कुछ फंक्शंस मिलेंगे। मल्टीपल सिस्टम क्या, बॉडी के कौन से सिस्टम होते हैं भैया, आपके यूरिनरी ब्लैडर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी स्वेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आंखों में प्यूपिलरी दिक्कत होने लग जाए, या हार्ट रेट, बीपी, किडनी, लंग्स, ये भी अफेक्ट होने लग जाए। तो फिर तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की वजह से अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है, और साथ में अगर मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी होने लग जाए, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी होने लग जाए, यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के सिम्टम तो दिख ही रहे हैं कि पेशेंट अगर बैठा या कुछ खड़ा हो रहा है तो उसको चक्कर आने लगे, साथ में ये भी दिख रहा है कि उसके क्या हो रहे हैं, स्पिंक्टर डिस्टर्ब हो रहा है, यानी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर की प्रॉब्लम हो रही है। एनिड्रोसिस का मतलब होता है स्वेटिंग अब्सेंट मिल रही है, पेशेंट स्वेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये आपके ऑटोनोमिक सिस्टम ही तो है। पेशेंट क्या, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस का मतलब होता है सेक्सुअली डिसफंक्शन है, प्यूपिलरी यानी आंख की, और भी बहुत सारी चीजें ये साथ साथ मिल रही हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ भी। तब आप इसको क्या बोलेंगे सर, तब हम इसका नया नाम देते हैं, वो होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन ये नाम कैसे लिया कि ऑर्थोस्टैटिक का हमने हाइपोटेंशन ले लिया, और मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो रही है, तो आपका पोस्चर तो बिगड़ना है, बॉडी का जो पोस्चर उसके अंदर की चीजें बिगड़नी है, तो वहां से हमने ले लिया पोस्चरल। यानी अगर अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोस्चरल हाइपोटेंशन, तो आप लिख के आएंगे क्या कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पेशेंट शो कर रहा है, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे सिस्टम्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे क्या कि पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो होगा ही, साथ साथ उसकी स्वेटिंग भी लूज हो रही है, काउ पेशेंट सेक्सुअली डिसफंक्शन हो जाए, स्पिंक्टर खराब यानी ब्लैडर खराब हो रहा है, प्यूपिलरी एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख, और ये चीज आपको किस में देखने को मिलेगी, ये वाली पोस्चरल हाइपोटेंशन। आपसे पूछ सकता है सर पोस्चरल हाइपोटेंशन किस में मिलेगा, इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन टाइप 1 में कि टाइप 2 में, तब आप बोल के आओगे सर टाइप 2 में मिलेगा। क्यों, क्योंकि टाइप 1 में होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में MSA नहीं होता, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी ये होता है जनरली। देखो हमेशा कभी भी कोई भी चीज बोल के आओ करो ना बायो के अंदर, तो हमेशा जनरली वर्ड यूज करा करो, क्योंकि कोई भी चीज बायो के अंदर श्योर नहीं होती। हमें बचपन से एक ही डेफिनेशन बताई गई है कि पंछी उड़ते, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड्स की हमें एक ही डेफिनेशन स्टार्टिंग से क्लास 6th-7th में क्या सिखाई गई कि जो क्या होते हैं वर्ड्स, वो हैं जो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर आगे चल के हमें कितने सारे ऐसे वर्ड्स बताए गए जो उड़ते ही नहीं है, यानी बचपन से हमें कौन कौन से, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह है, ऑस्ट्रिच है जानते हो आप, कैकोपो है, टैकाचू है, सैकोबेरी है, पेंगुइन है, ये सब आपके क्या है, स्टीमर डक है, ये आपके उड़ते ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, इसलिए अब आप ये डेफिनेशन आप बोल ही नहीं सकते कि व्हाट आर बर्ड्स, दोज विच आर फ्लाई कॉल्ड बर्ड्स, नहीं, जनरली दोज आर फ्लाई, जो उड़ सकते हैं जनरली उनको बर्ड्स कह देते हैं। तो इसी तरीके से जब भी बायो की बात करो तो जनरली, है ना, तो जनरली जो आपका टाइप 2 वाला है जिसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसी को उसमें अगर
आपको एमएसए हो जाए, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, तो आप उसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कह सकते हैं। और वहीं टाइप 1 में ये जनरली नहीं होता, ठीक है। टाइप 1 में तो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हो रहा था। तो ये एक आपको मैंने स्पेशल बात आपको किसके लिए बता दी, टाइप 2 के लिए बता दी है, जितना आपने टाइप 2 के लिए स्पेशल पढ़ा, ठीक है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ टाइप 1 के लिए स्पेशल ना पढ़े, ये टाइप 2 के लिए स्पेशल था। टाइप 1 के लिए स्पेशल ये बात है कि टाइप 1 वाले में देखो, अब मुझे एक चीज समझाओ। पेशेंट है जिसको हाइपोपोस्टर्टिक हाइपोस्टेंजन हो रही है, आप उसको ठीक कैसे करोगे? सर भैया उसकी बीपी गिर रही है, हम कुछ उसको ऐसा देंगे कि सडन उसकी बीपी बढ़ जाए, बीपी इंक्रीज कर जाए, मैं तो उसे यही दूंगा। तो फिर तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं। एक ड्रग होता है नॉन एड्रेनलिन। कौन सा होता है? नॉन एड्रेनलिन। ये क्या होता है? ये भी बीपी बढ़ाता है। कैसे बीपी बढ़ाता है? वैसो कॉन्ट्रैक्ट करके। आप जानते हो कि आपकी ब्लड, देखो बीपी कम कैसे करते थे, हम जानते थे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या है, ये जस्ट सेकंड, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब मुझे अगर बीपी किसी की ज्यादा है, कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? कम करना है, पहले उल्टा बता रहा हूं। कम करना है तो मैं क्या, इसको डायलेट कर दूंगा, दूर दूर कर दूंगा, एरिया बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। और मुझे किसी की बीपी बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा? मैं एरिया को छोटा कर दूंगा। अब यहाँ जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसके लिए एरिया छोटा हो गया, तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूंगा, ब्लड वेसल्स की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या ड्रग दूंगा पेशेंट को? नॉन एड्रेनल। नॉन एड्रेनल ड्रग क्या करता है? बोले ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बीपी बढ़ जाती है। अब याद रखना कि टाइप 1 जो पोस्ट गैंग्लियोनिक डिसऑर्डर होता है उसमें नॉन एड्रेनल इन्फ्यूजन, यानी क्या, क्योंकि देखो इन पेशेंट में आप टैबलेट जनरली नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि अगर किसी को थोड़ा बहुत है तो चलो टैबलेट दे भी दो, क्योंकि टैबलेट काम करेगी थोड़ी देर में, और इनको तो सडन हुआ है तो इन्फ्यूजन कराना पड़ जाता है। तो टाइप 1 वाले में नॉन एड्रेनल इन्फ्यूजन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? टाइप 1 में नॉन एड्रेनल इन्फ्यूजन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर टाइप 1 वाले में आपने नॉन एड्रेनल इन्फ्यूजन करा दिया तो वो जो टाइप 1 वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक डिसऑर्डर है ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। पेशेंट को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, डिनरवेटिव हाइपर सेंसिटिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है अगर आपने नॉन एडेन का इन्फ्यूजन करा दिया। तो याद रखना कि अगर किसी को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो पहले पता करना पड़ता है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है ना। एमआरआई वगैरह कराओगे तो उसमें पता चलेगा, पूरे है ना, पूरा ब्रेन का सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे तो उसमें आपको ये न्यूरॉन दिखेंगे कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जा रहे हैं। अगर टाइप 1 है तो नॉन एडेनिल उसे पेशेंट को नहीं दोगे। तो फिर क्या दोगे? तो फिर आप बाकी ड्रग दोगे। जैसे कौन कौन से ड्रग होते हैं? फ्लूरोक्योर्टिसोन, ये क्या करते हैं? अच्छा, मुझे फिर मैं आपको समझाता हूं। एक चीज बताओ, किसी की बीपी ज्यादा होती है और मुझे कम करनी है तो मैं क्या करता हूं? बीपी ज्यादा है, सुनना अभी मेरे मार्क्स में, बीपी ज्यादा है, कम कैसे करोगे? कि सर उसको यूरिन, उसको फ्लूरोसेमाइड टैबलेट खिला दो। फ्लूरोसेमाइड क्या होती है? लूप डायरेटिक। पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा, उसके बॉडी से फ्लूइड कम हो जाएगा तो उसकी बीपी गिर जाएगी। अब मुझे किसी की बीपी बढ़ानी है तो उसका उल्टा कर दो सर। क्या कर दूंगा? कि उसको ऐसे ड्रग खिलाओ कि पेशेंट यूरिन करे ही नहीं, यूरिन ना करे। यूरिन ना करे मतलब क्या? कि उसके यूरिन तो जाएगा, नॉर्मल तो जाएगा, मगर उसके यूरिन में से क्या करे? सोडियम, पोटेशियम और वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करे। उससे क्या होगा कि वो सर ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा तो अंदर क्या होगा? क्या होगा? अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बीपी, क्या बीपी बढ़ेगी, है ना। हम और इसका यही उल्टा केस, जब ज्यादा हो जाती तो हम क्या करते थे कि हम उसको बोलते थे यूरिन करो। यूरिन करने से क्या, उसके अंदर से अगर फ्लूइड कम होगा तो बीपी गिरती थी। और इसमें क्या करेंगे हम, हमें फ्लूइड को बढ़ाना है तो बीपी बढ़ेगी। तो हम कैसे बढ़ाएंगे? हम पेशेंट को क्या, वाटर का, सोडियम का, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले उल्टा सिखाता हूं, पहले वैसे, क्योंकि हम जनरली बीपी बढ़ी हुई पे हमारा दिमाग हमेशा जाता है, इसलिए मैं उसको उल्टा करना सिखा रहा हूं। अगर डायरेक्ट कम बीपी पे सिखाऊंगा तो थोड़ी सी